हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड मॉडल एंड हिग्स बोसॉन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का। तो आज के हमारे लेक्चर का आउटलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मतलब किस तरह से हमारे न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनका स्टैंडर्ड मॉडल लिखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं पार्टिकल कंटेंट्स, मतलब स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि फर्मियंस, गॉस बोसॉन, हिग्स बोसॉन। एंड स्टैंडर्ड मॉडल के पूरा स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ लेने के बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सो टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और आपको बहुत मजा आने वाली है इसको समझने के लिए। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का। देखो, सबसे पहले जो हमारा एंशिएंट वर्ल्ड है, उस एंशिएंट वर्ल्ड में सिर्फ 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, जो कि है अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। मतलब हमें सिर्फ इतना पता था कि हमारा जो पूरी दुनिया है ना, वो दुनिया सिर्फ ये 4 चीज़ों से बनी है। ठीक है, ये 4 हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहते थे। इन्हीं सब चीज़ें से, इन्हीं सब इससे बाकी सब चीज़ें बनी हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है वैसे हमें पता चला कि जो एलिमेंट्स है वो भी एक कुछ स्मॉलर थिंग से बने हैं, जैसे कि एटम से बने हैं। जैसे देखो, हमें वाटर पता था, तो वाटर, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हमें अभी पता है, राइट, वाटर किससे बना है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। वैसे ही जो एयर है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, बल्कि एयर जो है वो भी छोटे छोटे दूसरे एलिमेंट से बना होता है, दूसरे एटम से बना होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एरोगॉन, राइट। तो हमें पता है कि एयर के अंदर और दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अभी हमें पता था कि जो एटम है वो भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी एक सब स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और वो उसमें क्या है, तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल से बने हैं। ओके, या इट इज़ ट्रू कि ये भी स्मॉलर पार्टिकल से बने हैं। और वो स्मॉलर पार्टिकल्स क्या है फिर, तो उनका नाम है क्वार्क्स। सो हियर इट इज। नाउ वी नो दैट क्वार्क्स आर द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, राइट। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। जो क्वार्क्स है, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, मतलब हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। चलो एक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। लेकिन हमें पता चला कि जो हाइड्रोजन एटम है वो भी कुछ स्मॉलर इससे बनता है, स्मॉलर पार्टिकल से बनता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो हम सोच रहे थे वो तो गलत है। जो प्रोटॉन है वो उससे भी स्मॉलर पार्टिकल से बना है, जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। तो प्रोटॉन जो है वो 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क्स। वी नो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दे आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, बल्कि उससे भी स्मॉलर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। और क्वार्क्स आर जस्ट लाइक द पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे दैट सो सी, जो हमारा प्रोटॉन है ये 3 क्वार्क्स से बना है, अप, अप एंड डाउन। जो हमारा न्यूट्रॉन है ये भी 3 क्वार्क्स से बना है, अप, डाउन एंड डाउन। देखो, जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हमने अब तक क्या समझा कि जिसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर कोई और दूसरा पार्टिकल नहीं है, मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसी को हम कहेंगे क्वार्क, राइट। और क्वार्क इज नथिंग बट द एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। और ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल को हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पता है, उनको हम बेसिकली 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे फंडामेंटल फर्मियंस, राइट, और दूसरे होते हैं फंडामेंटल बोसॉन्स। ओके, अभी जो फंडामेंटल फर्मियंस है ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। तो फंडामेंटल फर्मियंस जो है, मतलब हमारे अर्थ में जितना भी मैटर है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है वो, और जितना भी एंटी मैटर पार्टिकल्स है
वो सभी के सभी बनते हैं फंडामेंटल फर्मियन से। मतलब कोई भी चीज़ हो एनी मैटर, एनी ऑफ द मैटर, इन आपके आजू बाजू में जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है वो सभी सब्सटेंसेस जो है वो, उसका अगर आप बेसिक फंडामेंटल देखोगे, मतलब उसके अंदर एटम के अंदर क्वार्क्स, तो जो सबसे बेसिक जो रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल फर्मियंस से बना, राइट। और फंडामेंटल फर्मियंस में आते हैं क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटीक्वार्क्स एंड एंटीलेप्टॉन्स। तो इनको हम कहते हैं मैटर पार्टिकल्स या फिर एंटी मैटर पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हीं से मैटर बनता है। और दूसरे होते हैं फंडामेंटल बोसॉन्स, जिसमें आते हैं गॉस बोसॉन्स एंड हिग्स बोसॉन। और जनरली इनको हम कहते हैं फोर्स पार्टिकल, बिकॉज हमारे अर्थ पे जितने भी फोर्सेस है, बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, वो फंडामेंटल जो फोर्सेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये बोसॉन्स, राइट। तो आई थिंक आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है ये समझ में आ गया होगा अब तक। नाउ सी स्टैंडर्ड मॉडल। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड मॉडल हमें क्या बताता है? देखो, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, मतलब जितने भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उनको हमने इकट्ठा किया है और एक ब्लॉक में समा लिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक ब्लॉक में रखा है और जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया है। और ये जो पूरा मॉडल है इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो, इसको इस तरह से समझो कि हमने पढ़ा था अबाउट द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट द पीरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री। जहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को हमने प्रॉपरली अरेंज किया है उनके मास और एटॉमिक नंबर के हिसाब से। वैसे ही जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है उसके मास, उसका चार्ज और उसके स्पिन के हिसाब से। अभी देखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की डेफिनेशन क्या है। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है ये हमें क्या बताता है? सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर हमें क्या मिलेंगे? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब जितना भी मैटर है उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। दूसरी बात हमें ये बताता है कि फंडामेंटल फोर्सेस, माने जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उनके बारे में और उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको भी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो भी हमारे स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर आते हैं। और दूसरी थर्ड बात है कि क्लासिफाइज ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और जितने भी एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमने अरेंज किया है इन द स्टैंडर्ड मॉडल, राइट। बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है, राइट। इसलिए इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि जस्ट इमेजिन दिस इन दिस वे, राइट, कि हमारे अर्थ पे जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब जितना भी मैटर है, वो सभी मैटर जो है वो किसी ना किसी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना होगा। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज नथिंग बट द एलिमेंट्री पार्टिकल। और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने एक प्रॉपर अरेंज करके एक प्रॉपर मॉडल में रखा है, राइट, एक बिल्डिंग ब्लॉक में रखा है। और वो जो ब्लॉक है उसी को हम स्टैंडर्ड, राइट। सो या हियर इट इज। सो देखो, यहाँ पे अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। तो सबसे पहले है हमारे 6 क्वार्क्स। देयर आर 6 क्वार्क्स। वन इज अप, चार्न, टॉप, डाउन, स्ट्रिंग्स एंड बॉटम। दीज आर द 6 क्वार्क्स, ओके। ये जो क्वार्क्स है ना, इन क्वार्क्स की वजह से ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब बने हैं, राइट। जो हमने अभी देखा था, 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क से बनता है प्रोटॉन, 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क से बनता है न्यूट्रॉन। और फिर इन्हीं को ऐड करते हुए बहुत सारे प्रोटॉन्स, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स ऐसे मिलके कोई एटम फॉर्म करते हैं, ओके। दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में आएगा इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, टॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ओके। तो दिस आर दी लेप्टॉन्स। जो क्वार्क्स है इनके पास अपना चार्ज होता है और ये कलरफुल होते हैं, लेकिन जो लेप्टॉन्स है दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता।
क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जो है इनका जो डिफरेंस है ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, और दूसरे फिर है आते हैं हमारे गॉस बोसॉन। ये जो गॉस बोसॉन्स है उसमें आएगा ग्लूऑन, फोटॉन, बोसॉन, जेड बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन्स। अभी देखो ये जो ग्लूऑन है ये ग्लूऑन जो है ये एक फोर्स है, मतलब ग्लूऑन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान से समझना है, ग्लूऑन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसे? हमने देखा था कि जो हमारा प्रोटॉन है वो किससे बना है? यू, मतलब अप, डाउन एंड अप, राइट? ये क्वार्क्स से बना है। अभी ये जो क्वार्क्स है ना, इन क्वार्क्स के बीच में एक फोर्स होता है कुछ इस तरह। आप बोल सकते हैं कि एक फेविकॉल की तरह है। जो फेविकॉल है जो इन तीनों क्वार्क्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है। मतलब ये जो क्वार्क्स है इन क्वार्क्स के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स है, एक फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है। क्योंकि देखो ना, प्रोटॉन जो एक स्मॉलर एलिमेंट्री पार्टिकल है और क्योंकि ये जो क्वार्क्स है वो प्रोटॉन से बाहर नहीं निकलते, मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे इतना स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है एक दूसरे से। सो वो ऐसा क्या चीज़ है जो एक दूसरे को बाइंड करके रखती है, एक दूसरे को एकदम कॉम्पैक्ट करके रखती है? एंड दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ द ग्लूऑन। दैट फोर्स इज बिकॉज ऑफ द ग्लूऑन। चलो इसको मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सो वेयर इट इज, या हियर। ये देखो, ये जो अप और डाउन है, ठीक है, दिस आर द क्वार्क्स, और इन क्वार्क्स के बीच में हमको ये दिख रहा है, दिस इज द ग्लूऑन। आप बोल सकते थे ये क्या है? ग्लूऑन। दिस इज ग्लूऑन। तो ये जो तीनों क्वार्क्स है उनको इन तीनों क्वार्क्स को बाइंड करके रख रहा है एक फोर्स, और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है बिकॉज द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज ए ग्लूऑन। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट? तो हम कहाँ थे? या हियर इट इज। सो ये जो ग्लूऑन है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये समझ में आ गया। दूसरा होता है फोटॉन। फोटॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड जो हिग्स बोसॉन है इसको हमें तो सस्पेंस में रखते हैं। जो हिग्स बोसॉन है इसको थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी आपको। ओके, सो या हियर इट इज। See, these are the quarks. This is a gluon, which is responsible for the strong nuclear force, right? Then there are the photon, so which is responsible for the electromagnetic force. कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, this is electromagnetic force, strong nuclear force, right? And W and Z bosons, which are responsible for the weak nuclear force. Okay? और एक आउटसाइड स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि हमने देखो ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है, इसके अंदर जनरेशन्स है। देखो, फर्स्ट एवरीडे मैटर, राइट? मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, दिस आर द एवरीडे मैटर, मतलब जो भी हमारे नॉर्मल मैटर्स है वो जिस सब्सटेंस से बने हैं वो कौन से हैं? अप, डाउन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड ई न्यूट्रिनो। ओके, तो जितने भी हमारे आजू बाजू में जो भी सब्सटेंसेस है वो जिन क्वार्क्स से बने हैं या फिर लेप्टॉन से बने हैं वो ये चार हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे सेकेंड और थर्ड जनरेशन, जिसमें आते हैं एग्जॉटिक मैटर्स, ठीक है, तो जो कि जनरल एवरीडे मैटर्स नहीं हैं। तो उसके अंदर आते हैं चार्म, स्ट्रेंज, न्यूट्रिनो, म्योन, टाउ, ई न्यूट्रिनो, बॉटम एंड टॉप, राइट? फिर आते हैं फोर्स पार्टिकल्स, जैसे कि ग्लूऑन है, ये मतलब ये जो चार है इनको हम कहते हैं फोर्स पार्टिकल्स। मतलब ये फर्मियंस और लेप्टियंस के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो किन के वजह से है? बिकॉज ऑफ द फोर्स पार्टिकल्स, राइट? दिस इज इन चारों के वजह से। ओके, फिर आते हैं हमारा इलेक्ट्रोविक सिमेट्रिक ब्रेकिंग, मतलब मास गिविंग। जो हिग्स बोसॉन है इसको कहते हैं मास गिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल। मतलब हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो मास है वो किसके वजह से मिलता है? हिग्स बोसॉन के वजह से, राइट? और एक हाइपोथेटिकल है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटॉन, जो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। देखो, ग्रेविटॉन जो है इसको ऐसा अज्यूम किया है कि ग्रेविटॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट? क्योंकि हमें पता है कि बाकी के जो भी मैटर है
और जितने भी फोर्सेस है उन फोर्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि जो हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें से ये जो 4 पार्टिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन फोर्सेस के लिए। तो फिर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटॉन के वजह से एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो ग्रेविटॉन है वो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में फिट नहीं आता, इसलिए उसको हमने बाहर रखा है, राइट। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने पूरा समराइज किया है यहाँ पे, ओके। इस एक चार्ट में पूरी पीपीटीज अब तक की जितने भी पीपीटीज है वो समराइज की है। देखो इस तरह से समझो कि जो पार्टिकल्स है मतलब सब कुछ जो है वो किसी न किसी पार्टिकल से बना है। तो पार्टिकल्स को हमने 2 इसमें क्लासीफाई किया है, एक है हमारे मैटर और दूसरे है हमारे फोर्स। एक तो पार्टिकल मैटर के रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब पार्टिकल से एक तो मैटर बनेगा, या फिर जो पार्टिकल्स है ना उनमें से वो इन मैटर के बीच में फोर्स को रिस्पॉन्सिबल के लिए काम करेंगे। अभी जो मैटर पार्टिकल्स है उसके अंदर आते हैं फर्मियॉन्स, और फर्मियॉन्स को आप फर्दर 2 इसमें डिवाइड करते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में। फर्मियॉन्स के अंदर जो क्वार्क्स है वो 6 टाइप के क्वार्क्स है, इनको अभी हमने देखा, राइट। और ये जो क्वार्क्स है ना इन्हीं की वजह से क्या बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मैनी मोर थिंग्स। फिर दूसरे है फर्मियॉन्स के दूसरे पार्ट जिसको हम कहते हैं लेप्टॉन्स, और लेप्टॉन्स के अंदर क्या आता है, न्यूट्रिनोस, म्यून, टाउ एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने अभी देखा है, राइट। अभी फोर्स पार्टिकल्स देखो, ऐसे पार्टिकल्स जो फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल बोसॉन्स। जो बोसॉन्स है ये 4 टाइप्स के हैं। अभी सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है, इसको हम समराइज कर रहे हैं। जो बोसॉन्स है वो क्या है, फोटॉन, दूसरा है WZ बोसॉन्स और तीसरा है ग्लूऑन्स, ओके। ग्लूऑन को मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताया था, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के अंदर, राइट, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरे होते हैं WZ बोसॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और होते हैं फोटॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। एंड फिर हमने देखा था कि और एक है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटॉन्स, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी के लिए। एंड ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ग्रेविटॉन जो है वो हाइपोथेटिकल एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अभी देखते हैं पार्टिकल कंटेंट्स। अभी जितने भी हमने देखा इनको हम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको डिटेल्स में समझते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनको हम 4 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे फर्मियॉन्स, गॉस बोसॉन्स एंड हिग्स बोसॉन, ओके। और इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर एंड ऑल द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। देखो जो फर्मियॉन्स है, जितने भी फर्मियॉन्स है उन फर्मियॉन्स का एक स्पिन होता है और उसको हम कहते हैं हाफ स्पिन। जो गॉस है, उस गॉस बोसॉन है उसका स्पिन 1 होता है और हिग्स बोसॉन का कोई स्पिन नहीं एग्जिस्ट करता। फिर होते हैं फर्मियॉन्स। जो फर्मियॉन्स है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 6 ग्रुप इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 6। दे जो बाइंड करते हैं उनको हम क्वार्क्स कहते हैं, जो एक दूसरे के को बाइंड करते हैं उनको हम क्वार्क्स कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। जब फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और से बना नहीं है, राइट। देखो क्वार्क्स जो है दे आर द 6 क्वार्क्स, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। और लेप्टॉन्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो। फिर जो क्वार्क्स है ये कलर चार्ज, मतलब इनके पास अपना कलर होता है, लेकिन जो लेप्टॉन्स है इनके पास कोई कलर चार्ज नहीं होता, दे डोंट कैरी द कलर चार्ज, दे कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वीक आइसोस्पिन। इनका जो स्पिन होता है वो वीक होता है और उनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास अपना चार्ज है, राइट। फिर थ्री न्यूट्रिनोज डू नॉट हैव कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से 6 लेप्टॉन में से जो 3 न्यूट्रिनोज है उनके पास अपना चार्ज नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास है। फिर आते हैं गॉस बोसॉन। जो गॉस बोसॉन्स है ये 4 टाइप्स के होते हैं, हमने अभी पढ़ा है, ओके। फोटॉन, ग्लूऑन, WZ बोसॉन। फोटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, याद है न्यूक्लियस के अंदर, गॉस बोसॉन फॉर द वीक फोर्स।
और इनका जो स्पिन है, इन सभी का गॉस बोसॉन का जो स्पिन है वो होता है 1। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका स्पिन क्या होता है 1। बहुत गंदा कर दिया मैंने, राइट, ओके। सो इनका स्पिन क्या होता है 1। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज हिग्स बोसॉन। ओके, ये जो हिग्स बोसॉन है इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, यू नो। सो हिग्स बोसॉन इज एक्चुअली अ बोसॉन, ये एक बोसॉन है जिसका कोई स्पिन नहीं है। हमने अभी देखा कि जो बोसॉन्स होते हैं इनका स्पिन होता है 1, लेकिन हिग्स बोसॉन ये एक ऐसा बोसॉन है जिसका कोई स्पिन नहीं है। ओके, सो इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक स्पिन, पहली बात। दूसरी, इट इज द की बिल्डिंग ब्लॉक इन द स्टैंडर्ड मॉडल, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हिग्स बोसॉन, राइट। तो उसका खुद का एक अपना मास होता है। तो ये जो मास है एलिमेंट्री पार्टिकल का, ये किसके वजह से मिलता है? ये मिलता है हिग्स बोसॉन की वजह से। मतलब हिग्स बोसॉन जो है वो हर एक पार्टिकल को उनका मास प्रोवाइड करता है। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हिग्स फील्ड है, हमारा जो पूरा स्पेस है, हमारी जो पूरी अर्थ है, मतलब एवरीवेयर, इवन अराउंड यू ऑल्सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स फील्ड। तो एक ऐसी फील्ड होती है, उस फील्ड में जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आएंगे और जो एलिमेंट्री पार्टिकल उस फील्ड में जितना इंटरैक्ट करेगा उसके हिसाब से उसका मास डेवलप होता है। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा उस फील्ड के साथ तो उसका मास ज़्यादा, अगर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल उसके साथ कम इंटरैक्ट करेगा तो उसका मास कम। कुछ इस तरह से समझो कि जो इलेक्ट्रॉन वो हमारे फील्ड में ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए उसका मास जो है वो कम है। लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो हिग्स फील्ड में ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए जो उसका मास है वो ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे फोर्स पार्टिकल्स है, फोटॉन्स, उनको वो जो फोटॉन्स है वो भी इंटरैक्ट करते हैं और उनका जो मास है वो भी हमारे हिग्स फील्ड से ही मिलता है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिग्स बोसॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द पार्टिकल। सो हिग्स पार्टिकल इज अ मैसिव स्केलर एलिमेंट्री पार्टिकल, जो किसने, ये जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने मिलके इसको फाइंड आउट किया था इन द ईयर ऑफ 1964। ओके, कौन कौन? रॉबर्ट ब्राउट, फ्रैंकोइस एंगलर्ट, पीटर हिग्स, गर्लन गुरालिक, सीआर हैजन एंड टॉम केबल। ठीक है, 1967 में इन्होंने हिग्स बोसॉन को फाइंड आउट किया था सबसे पहले, राइट। और क्या है हिग्स बोसॉन के बारे में? जो हिग्स बोसॉन है इज वेरी मैसिव पार्टिकल, ठीक है, एंड ऑल्सो डिके ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन क्रिएटेड। मतलब हिग्स बोसॉन जैसे क्रिएट होता है हिग्स फील्ड में, वैसे ही क्या हो जाता है, वो डिके हो जाता है। इसलिए उसको फाइंड आउट करना है, फिर उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, देखो, तो क्योंकि वो उसको ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे पहले हमें मार्च 14, 2013 में जो हिग्स बोसॉन है बोसॉन फाइंड आउट किया गया था। ओके, और देखो दिसंबर 10, 2013 मार्च में हमें पता चला, कंफर्म हुआ हिग्स बोसॉन है करके। और 10 दिसंबर 2013 में जो पीटर हिग्स है और फ्रैंकोइस एंगलर्ट है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया उनके वर्क के लिए, और ये जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है उसके लिए। ओके, सो या हियर इट इज। सो हिग्स इज द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मास टू द अदर पार्टिकल्स, राइट। तो जितने भी दूसरे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी पार्टिकल का जो मास है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द हिग्स। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन इज अ पार्टिकल, इट इज बिकॉज ऑफ द हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड जो है, उस हिग्स फील्ड में बाकी के एलिमेंट्री पार्टिकल जितना इंटरैक्ट करेंगे उसके हिसाब से जो है उसको मास मिलता है। जो नाउ हम देखते हैं कि बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल। अभी हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर सभी के सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ गए। ओके, स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड मॉडल को थ्योरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग भी कहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट इज देयर समथिंग बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल? सो आंसर टू द थिंग इज yes. Okay, while standard model goes long way towards explaining the interaction, there are still many mysteries yet to be solved. मतलब अभी भी बहुत सारी mysteries है जो कि unsolved है। ओके, एंड क्यों unsolved है?
क्यों अनसॉल्व्ड है? क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है दैट देयर इज अ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, और हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपांड होते जा रहा है। तो ये यूनिवर्स एक्सपांड क्यों हो रहा है, ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, तो इन सब चीज़ों के जो आंसर्स है, ये आंसर्स अब तक स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर फिट नहीं करते, क्योंकि डार्क एनर्जी किससे बनी है, डार्क मैटर किससे बना है, वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो अब तक हमने डिस्कवर नहीं किए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल इज अ थ्योरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर सब कुछ आ गया है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है जो अब तक मिस्टीरियस है। सो ड्यू टू दीज शॉर्टकमिंग्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल, a need for the theories beyond standard model arises. These theories attempt to resolve the shortcomings of the standard model. तो इससे ये जो है, ये जो थ्योरीज है, ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे शॉर्टकमिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, जिसको हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, और साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग ऑल दोज थिंग्स, राइट? So yeah, so thank you and keep watching. Be safe.